हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों को जो फिजिक्स में आप वीएससी सब्जेक्ट लिए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग। इसके हम लोग आज यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप बीए के हो, बीएससी के हो या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में वीएससी फिजिक्स रिन्यूएबल एनर्जी लिया है तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बात बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोई बच्चा अगर समझ ये तो फिजिक्स है, इसमें मैथमेटिकल टर्म होगा, इसमें कुछ भी नहीं, ये आपका पूरी तरह हिंदी है, थ्योरी है, एक भी नहीं। वो भी आपसे पर्यावरण के रिलेटेड, जिसे आप लोग ने हमेशा पढ़ते अपने आसपास में जो भी चीज़ एनर्जी कैसे बनता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही सब चीज़ है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसे। आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि जो आपका जो जीवाश्म ईंधन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा इनके बारे में भी पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में आप लोग सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग तो सब जानते हैं कि कैसे सोलर एनर्जी किस किस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है हाइड्रो एनर्जी, यानी कि जल से हम लोग कैसे एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। बायोमास, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि बायोमास से हम लोग कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो कई बहुत से लोगों के घर में भी लगा होगा। फिर आता है ओशियन एनर्जी, समुद्र से हम लोग कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर आता है थर्ड यूनिट में विंड एनर्जी हार्वेस्टिंग, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी हार्वेस्टिंग, हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक जो पदार्थ है उसके बारे में हम लोग ये एनर्जी कैसे प्राप्त। मेन चीज़ आप लोगों को की पॉइंट है, इतना ही बस आपको जानना है और ये हो गया आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इतने बारे में आप लोग जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट। एक बार शुरू से बता दिया है कि मैं इसमें किसी भी प्रकार का एक भी आप लोग मैथमेटिक्स या फिजिक्स से डर के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नहीं ले रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये जिस हिसाब से आप लोग फिजिक्स सोचते हो कि ये फिजिक्स ऐसा होगा, इसमें बहुत ही टफ, कुछ भी नहीं। पूरा इसे आप लोग इसे अगर कोई बच्चा 10वीं का भी समझना चाहेगा, 10th का, वो भी समझ जाएगा इजी से। तो ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट का। इसमें पढ़ेंगे हम लोग जीवाश्म ईंधन, उसके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और भूतापीय ऊर्जा। ये 3 टॉपिक मेन है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है उसको देखेंगे हम लोग, फिर उसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले मृत जीवों और पौधों के अवशेषों से उच्च ताप और दाब के प्रभाव से बनते हैं। ये ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इनका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, बिजली उत्पादन, परिवहन, घरेलू कार्यों में, उद्योगों में इनका हम लोग यूज़ करते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसें भी रिलीज होती है, जो क्या है, वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ये रहा आप लोगों का जीवाश्म ईंधन का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, जीवाश्म ईंधन के प्रकार के बारे में देखते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है उन जानते हैं, जैसे कि कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये हमारे क्या है, जीवाश्म ईंधन। कोयला क्या है, कोयला मुख्यतः प्राचीन पौधों के अवशेष से बनता है, यानी कि बहुत जो पुराने पेड़ पौधे हैं वो जब मिट्टी में दब जाते हैं, लाखों वर्षों तक अंदर दबे रहते हैं, तो जो उच्च ताप और दाब के कारण जो कार्बन युक्त जो ठोस ईंधन जो ठोस ईंधन में उसमें क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कोयला। ये ठोस ईंधन ही हमें हमारा क्या है, कोयला, जिसका उपयोग हम लोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, उद्योग और इस्पात निर्माण जैसे लॉ फैक्ट्री में इनका उपयोग करते हैं। फिर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या चीज़ है कि ये पेट्रोलियम समुद्र में जो पौधे हैं और जो जीव के अवशेष
से बनते हैं। ये समुद्री पौधे, जैसे समुद्र में कोई पौधा है और जब समुद्र के अंदर वो दब जाता है, सूख जाता है, तो ये बहुत ही पृथ्वी की सतह के नीचे तल के रूप में पाया जाता है, यानी कि गहरे समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के अंदर रहता है। तो इनके जब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इसको जब हम लोग रिफाइन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस जो आपने यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में, अन्य उत्पाद भी क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। इसका मुख्य रूप से हम लोग परिवहन में, जैसे कि पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, उद्योग में करते हैं, और ऊर्जा उत्पादन में जैसे कि केरोसिन का उपयोग करते हैं, एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या है? हमारे पेट्रोलियम है। ये समुद्र के जीव और उसमें उगने वाले पौधे से बनते हैं। और जो प्राकृतिक गैस है वो मुख्य रूप से क्या है? मीथेन से बनता है। यह अक्सर पेट्रोलियम और कोयले के साथ पाया जाता है। इसका खनन इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? खाना पकाने, बिजली उत्पादन, उर्वरक उपयोग में और अन्य औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यह अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में बहुत क्या है? कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का जीवाश्म ईंधन क्या है, उसके प्रकार, ये सभी ये हो गया। तो चलिए देखते हैं। अब ये रहा, देखिए इसका निष्कर्ष भी आप लोग देख लें। अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप उतना ही लिखेंगे फिर भी ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या है? हमारे अभी जो हमारे जीवन के लिए वो क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन क्या है, ये हमें पर्याप्त ही मात्रा में मिलता है, सीमित मात्रा में ही मिलता है। अगर इसका हम लोग अत्यधिक उपयोग करें तो यह समाप्त भी हो सकता है, और इसको हम लोग वापस बनाने में बहुत समय भी लगेगा। ठीक है, ये तो पहला इसका है जो एक कारण है, आप बोल सकते हैं। और इसका जो इसको हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे हमें क्या हुआ? बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण भी और भी गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए इसके स्थान पर हम लोग का किसका उपयोग करना चाहिए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, इसको जस्ट मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बताऊँ। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं अपने नोट्स में, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन के महत्व को समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन हमारे लाइफ में क्या रोल है उसका। तो पहला है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन, घरेलू कार्य के लिए बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं, परिवहन जैसे गाड़ी में, घरेलू कार्य में जैसे गैस सिलेंडर, उसमें इसका बड़ी मात्रा में क्या लिखते हैं? उपयोग करते हैं, और ये प्राप्त भी होते हैं हमें बड़ी मात्रा में। सेकंड है इंडस्ट्रियल, यानी कि जो औद्योगिक विकास में है उसमें कारखाने, इस्पात उद्योग में, सीमेंट उद्योग में तथा उर्वरक निर्माण में जीवाश्म ईंधन का क्या है? महत्वपूर्ण उपयोग है। उसी से जो फैक्ट्रियाँ हैं वो चलती है। फिर आता है परिवहन में, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कार, बस, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज आदि सब में किया जाता है। देखते हैं बिजली उत्पादन में, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला और गैस जैसी बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो हमारे बिजली उद्योग उत्पादन में, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? कोयला और गैस से हम लोग क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में जो विद्युत उत्पादन करते हैं। फिर आता है पांचवा, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसमें क्या? ऊर्जा की उपलब्धता से रोजगार बढ़ता है, उद्योग चलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? देखिए, हर चीज़ का लाभ भी है, हानि भी है। उसी प्रकार जीवाश्म ईंधन के लाभ हमने देख लिए। अब देखते हैं इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला देखते हैं वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के उपयोग या दहन से क्या होता है? CO2 गैस, SO2 और
NO2 है, ठीक है। NO2 गैस जैसे हानिकारक गैसें निकलती है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। फिर आता है जलवायु प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करता है, तापमान को बढ़ाता है, जिसके कारण अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा, CO2 तथा कार्बन NO2 गैसें, क्या NO2 गैसें वायुमंडल में, NO2 है, ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या है, मिट्टी, जल स्रोत, फसलें और वनस्पति तथा भवनों का क्या होता है, नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा से जैसे मिट्टी में क्या होगा, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। जल स्रोत में जो अम्लीयपन आ जाएगा तो उसके जीवों के लिए हानिकारक होगा। फसलों का नुकसान हो जाता है अम्लीय वर्षा से। वनस्पति, पेड़ पौधे, भवनों का जो देखते हैं कि जो भवन है जैसे कि संगमरमर, वो क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ताजमहल वो क्या है, पीला दिखाई दे रहा है। ये सब उसके कारण है। नेक्स्ट देखते हैं वनों एवं जैव विविधता का प्रभाव। देखिए खनन के कारण जो वनों की कटाई हो रही है, जैसे कि अभी के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से जंगलों को बहुत बड़े अडानी अंबानी ये सब क्या कर रहे हैं, अपने जो खनन कार्य के लिए है उसके लिए क्या है, उसका कटाई कर रहे हैं। और जो वन के जीव है वो क्या कर रहे हैं, उसके आवास, अगर हम लोग जो जंगल को काटेंगे तो जो वन में रहने वाले जीव हैं वो उसका जो आवास है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके हानि है, जिससे क्या है, जैव विविधता प्रभावित होती है। जो वनों के जीव है, अब वो उसका घर तो मिट गया तो अब क्या क्या है, शहरों गांव की ओर पलायन करते हैं, जिससे क्या है, जैव विविधता में प्रभावित होता है। फिर आता है मेन पांचवा क्या चीज़ है कि जो मानव स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, जीवाश्म ईंधन से जो हानिकारक गैस निकलती है, तो वो क्या है, वायु को, पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जिससे क्या हमें सांस लेने में, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ के लोगों को बहुत सी समस्याएं, अधिकतर कैंसर और फेफड़े की ज़्यादा समस्या, उन बीमारी, उसकी मौत होती, आपने न्यूज़ वगैरह में सुना ही होगा। ये रहा आप लोगों को जीवाश्म ईंधन के पूरे बारे में जानकारी। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में, ठीक है। इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं और इसको बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और अभी जब हम लोगों ने जीवाश्म ईंधन पढ़ा उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। जो बहुत पुराने पहले से है उसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत जो अभी फ़िलहाल आया है, ज़्यादा 70 वर्ष, अब 50 वर्ष ऐसे हुआ है उसको आए हुए। और जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो बहुत हज़ारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले का था, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं और उसके प्रकार, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं जो प्राकृतिक में निरंतर पुनः प्राप्त होते रहते हैं तथा समाप्त नहीं होते। इसका उपयोग करने से पर्यावरण को बहुत कम हानि होती है और प्रदूषण भी कम होता है। इन्हें स्वच्छ एवं पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, नवीनीकृत होते रहते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। समाप्त भी हो गए तो ये जल्दी से हम लोग इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उपयोग से ना तो कोई प्रदूषण होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में इसका प्रदूषण होता है इसका उपयोग से। जैसे कि हमारे सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा इसके क्या है, एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत। अब जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा, जो सूर्य से प्रकाश, उससे हमें क्या है, ऊष्मा प्राप्त, उस ऊष्मा से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर पैनल द्वारा इसे विद्युत ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब जो सौर ऊर्जा है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, जब तक सूर्य है तब तक जो सौर ऊर्जा है हमें क्या रहेगा,
मिलते रहेगा। फिर आता है उसी प्रकार पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी क्या है, हमें वायु की गति के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। और वायु की गति के कारण प्राप्त होता है। तो जो पवन चक्की है उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो पवन ऊर्जा है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। फिर आता है जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि जल से हम लोग प्राप्त करते हैं। जो बहते हुए डैम हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, जो जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो जो जल के बहाव से जो शक्ति उत्पन्न होता है उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। फिर आता है बायोमास ऊर्जा, जैसे कि कृषि अवशेष, ठीक है। कृषि अवशेष और पशु अपशिष्ट तथा जैविक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास ऊर्जा बोलते हैं। फिर आता है भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतापी ऊर्जा। फिर ज्वारी ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, उस ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। और तरंग ऊर्जा, जो समुद्र में लहरें से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग तरंग ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसके प्रकार है, ठीक है। इन सभी का हम लोग जो जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग यहाँ इसमें से दे सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन से। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, उसमें से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, जल विद्युत ऊर्जा क्या है, बायोमास ऊर्जा क्या है, भूतापी ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, तरंग ऊर्जा क्या है। इन सभी का आंसर आप ऊपर वाले क्वेश्चन से दे सकते हैं। ये सभी क्या है, ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल है तथा प्रदूषण भी कम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में देखते हैं। वर्तमान समय में ऊर्जा की मांग लगातार क्या हो रही है। वर्तमान समय में जो ऊर्जा की मांग है वो लगातार बढ़ रही है, जबकि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें, जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है। इसके अत्यधिक उपयोग से क्या है, वायु प्रदूषण, वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकले जो पर्यावरण के को क्या कर रही है, प्रदूषित करे। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग आवश्यक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा जैसे स्रोत प्राकृतिक है, स्वच्छ है और अक्षय, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इसके उपयोग से प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता क्या होती है, घटती है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, ईंधन की बचत होती है, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक क्या भी बिजली पहुंचना संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है और सशक्त विकास को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस कारण से हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसकी हमें आवश्यकता होती है। नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य में स्वच्छ और सुरक्षित एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है। इसके उपयोग को बढ़ावा देना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि जो हमारे भविष्य के पीढ़ी भी इनका क्या करे, उपयोग कर सके, ऊर्जा का संकट ना हो। अब देखते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके क्या लाभ है। पहला ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकृति में निरंतर रूप से पुनः प्राप्त होते रहता है, ठीक है, इसलिए इसका समाप्त होना संभव नहीं है। फिर आता है ये क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। इसके उपयोग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण बहुत कम होता है। साथ ही ग्रीन हाउस जो गैस है उनका भी उत्सर्जन बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, ऊर्जा सुरक्षित रहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग से कोयला, पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर हमारे क्या होते हैं, निर्भरता कम होती है, जिससे हमें क्या कहते हैं, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ जाती है।
आगे देखते हैं ग्रामीण विकास। इसके उपयोग से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक क्या हमें बिजली पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ इलाकों में बिजली पहुंचती नहीं थी जीवाश्म ईंधन के कारण, तो हम लोग जो प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसकी सहायता से हम लोग दूर दराज क्षेत्रों तक जो बिजली पहुंचा सकते हैं, जिससे वह क्या होगा, विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। पांचवा है रोजगार की सृजन। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उद्योग परियोजनाओं, ठीक है, तथा नई तकनीकें के विकास के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न होता है। सतत विकास। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है, ठीक है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये रहा इसके 6 लाभ। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है, फिर भी इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव है। ठीक है। पहला, भूमि उपयोग। सौर ऊर्जा संयंत्रों तथा पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ही बड़े इसको स्थापित करने के लिए बहुत ही बड़े जगह की आवश्यकता होती है, जिससे क्या कृषि भूमि और प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है वन्य जीवों पर प्रभाव। पवन चक्की से पवन चक्की है, तो उनसे पक्षी और चमगादड़ को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जब पवन चक्की रात में घूमता तो रात में जो जीव है उनको दिखाई नहीं देता, उनसे टकराने से उनकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। बड़े जल विद्युत बांधों से जलीय जीवन तथा नदी के प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग को बड़े जल बांध बनाए तो उसमें जो जलीय जीवन है, जो मछली है, उनके जीवन पर भी क्या पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जल संसाधनों पर प्रभाव। जल विद्युत तथा कुछ भू-तापीय ऊर्जा परियोजनाओं में अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय जल संतुलन प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है रासायनिक अपशिष्ट। सौर पैनल एवं बैटरी के निर्माण और निपटान में कुछ हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है। यदि उनका उचित प्रबंधन न किया जाए तो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। बड़े ऊर्जा संयंत्रों बांधों का निर्माण से क्या होता है, रासायनिक जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र तथा जैव विविधता में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो ये रहा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के पर्यावरणीय प्रभाव।